अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मुल्क की सियासत की हिजान की कैफियत बदस्तूर जारी है। सियासी जमातों के मिल बैठकर मामलात हल करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ चुका है। बानी PTI की जानिब से दी गई सिविल नाफरमानी की तहरीक की डेडलाइन भी गुजर चुकी है और मौलाना ने भी हुकूमत को 17 दिसंबर तक डेडलाइन दे रखी है। ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत में वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो को देने और कौमी हुकूमत की बाज़गश्त भी जारी है। एक तरफ PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक की बातें कर रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल टाल मटोल कर रही है। इस सियासी कशमकश में सियासी इस्तेकाम के लिए पहला कदम कौन उठाएगा? PTI और मौलाना के साथ हुकूमत मुज़ाकरात से मामलात हल कर पाएगी या सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ता चला जाएगा? इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर, सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहिब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहिब, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर खजाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहिब। मोहम्मद जुबैर साहिब, आपसे पहला क्वेश्चन करूंगी कि आपके जो एक्स बॉस थे, आपके एक्स लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो हमें बहुत कम नजर आते हैं। या तो वो मरी के जंगलात में नजर आते हैं या वो किसी फॉरेन टूर पे नजर आते हैं। तो ऐसे क्या रीजन हो गया कि वो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे? मेरा ख्याल है वो तो उनका अपना फैसला है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। असल में मसला पाकिस्तान में ये होता है कि जो हुकूमत, जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी हुकूमत होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है वो वज़ीर आज़म की हो जाती है, चाहे वो सरबराह हो पार्टी का या ना हो। इस सूरत हाल में तो वो सरबराह नहीं है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सरबराह है पार्टी का। बट जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में होता है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना भूल जाते हैं जब हुकूमत में आते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की तरफ, बावजूद इसके वो पार्टी के सदर हैं और उनका फोकस होना चाहिए पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना और इंश्योर करना कि जी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है इस हद तक तो सब छोड़ दिया है और वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो सर, अगर वो लाइफ को एंजॉय करेंगे तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो फिर क्या करेंगे? वो किसकी बात सुनेंगे? क्योंकि बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि मरियम साहिबा का कैंप अलहदा है और जो हमारे शहबाज शरीफ साहिब है उनका कैंप अलहदा है। ये हमेशा से ऐसा ही था। ये तो उस तरह से जब चूँकि हुकूमत में है तो बहुत सी चीज़ों में ज़ाहिर है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वरना 2022 से पहले तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ कैंप थे। दो मुख्तलिफ कैंप क्या थे? दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नज़रिया भी डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का कभी भी एक कोई भी चीज़, किसी चीज़ पर भी सेम व्यू नहीं था, चाहे वो मईशत थी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी थी, चाहे वो गवर्नेंस का तरीक़ेकार था। दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मईशत कैसे लेके जानी है उसके हवाले से, और सियासत कैसे करनी है उसके हवाले से। दे जस्ट हैपन टू बी ब्रदर्स। अदरवाइज तो अगर वो दोनों भाई ना होते तो मेरा ख्याल दो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ होती। बिल्कुल ठीक। आपने सुना होगा कि उस वक्त भी जब अपोजिशन में थे तो एक मुफाहमती बयानिया था पार्टी का और एक मज़ाहमती बयानिया था। मुफाहमती बयानिया लीड करने वाले थे शहबाज शरीफ साहब और मज़ाहमती बयानिया जो थे वो मरियम नवाज लीड करती थी। बिल्कुल ठीक हो गया। फवाद सर, फैसल सर आपकी तरफ आऊंगी। ये बयानिए जो मुख्तलिफ होते हैं ये तो आपकी पार्टी में भी बहुत आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जी अनकंडीशनल मुज़ाकरात होंगे, जबकि अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि जी हमारी कंडीशंस हैं, एक तो जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और 26 और 9 मई की शफाफ तहकीकात कराई जाए। तो ये तो बड़े कंट्राडिक्शंस आपके अपने बयानात में आ रहे हैं। तो इसका क्या करेगी पार्टी, किसको सुनेगी? देखिए, उसके लिए क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी के हेड उमर अयूब साहब हैं, तो उमर अयूब साहब के स्टेटमेंट ही मैटर करती हैं विद दिस स्पेसिफिक जॉब। क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है वो उमर अयूब साहब के, अली अमीन गन्नापुर साहब, असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब, सलमान अकमराजा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के ऊपर है। तो ये जो उमर अयूब साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वो आपको वही एक ऑथेंटिक बात लेनी चाहिए। बाकी राय का इजहार है, अली ज़फ़र साहब की भी राय है और वो राय बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, गौहर साहब की भी राय है, उसको भी बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। तो सर ये बताएं कि हमने किस चेयरमैन की बात माननी है? खान साहिब चेयरमैन है उनकी बात माननी है या गौहर साहिब चेयरमैन है उनकी बात माननी है? क्योंकि खान साहिब का कहना है कि सब गुडी गुडी चल रहा है। बात के ऊपर तो किसी की बात होती नहीं है ना, चेयरमैन हो या
जनरल सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वो तो पूरी, अगर बाकी लीडरशिप भी एक साइड पे हो जाए, इमरान खान साहब जो कहेंगे वही बात हरफ आखिर है और वही बात माननी पड़ती तो है सर हमें और कैसे वही पता माननी लगेगा चाहिए। कि ये जो पैगाम आया है ये खान साहब के सेम वर्ड्स आए हैं? बिकॉज कुछ ख्वातीन ट्वीट्स कर देती हैं और फिर वो ट्वीट्स की जो है आप लोगों को जो हीट है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो फिर इसका हम क्या करें? देखिए, इसमें तो उनको खुद सोचना चाहिए और पार्टी की जो एक तरीकेकार है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या उनकी जो अपने ट्विटर हैंडल से आती हैं खान साहब की, वही ऑथेंटिक ट्वीट्स होती हैं और वही ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एक तरीकेकार है, जहाँ तक जो खतीन की ट्वीट्स है वो भी जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय तो नहीं हो सकती ना जी। बिल्कुल वो ठीक अगर हो कोई गया। करती भी है और इसमें मामला जो है वो हो जाते हैं, लेकिन ये जो जैसे हलीमा खान आके बाद जो बात करती है तो वो कमोबेश वही लफ्ज होते हैं कि इमरान खट्टा बंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो सुन भी रहे होते हैं। उसमें मसला, उसमें दो मसले हैं ना जो 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 मतलब नहीं रखे जाते अपने बात करते हुए या तबसरा करते हुए। दो, एक चीज तो है कि इमरान खान को बनी गला तो बैठे नहीं हुए, ही इज नॉट सिटिंग इन हिज ड्राइंग रूम, ही इज इनकार्सरेटेड फ्रॉम लास्ट 17-18 months। जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो भी लिमिटेड है, वो उनको एक्सेस वैसे नहीं दी जाती, उनको पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग नहीं होने दी जाती 3 महीने से। इवन बच्चों से बात 3 महीने में एक दफा हुई है। ठीक हो ठीक गया। है, उनको टीवी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, अखबार जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू की है बड़ी मुश्किल से, अपना जोर लगा के, फिर पिछले हफ्ते को 3-5-4-5 दिन हुए। तो वो जो गुफ्तगू होती है उस पर ये अलाउंस आप जरूर दिया कीजिए, ठीक है ना। और जेल में जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल आप ये कहें कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जुबैर साहब बात करें, तो वो तो नहीं हो सकती ना। इमरान खान साहब की जो एक गुफ्तगू है, जिस तरह से उनका एक वेलर होता है, वो बड़े वेलियंट आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, और वो तो बड़ी बात करते हैं अपने टोन में, और फिर उनका एक ज़ाहिर एक्सेप्टेंस भी है। तो गौहर साहब जैसे हैं, वो गौर का डिमीनियर ऐसा है कि वो, क्योंकि हमारा पुराना वकील साथी भी है, बिल्कुल ठीक वो हो गया। सख्त बात भी बड़े, वो आपने भी देखा है बिकॉज आप भी इस प्रैक्टिस में नहीं है जी। कि वो गौर सख्त बात भी, बाज औकात ऐसे वकील होते हैं जो सख्त बात भी नरम अंदाज में करने के कायल होते हैं, और बात मेरी तरह के जो नरम बात भी सख्त कर देते हैं। बिल्कुल तो ठीक हो फिर गया। वो दिस इज अ इशू। लेकिन ठीक एक हो बात गया। मैं कमेंट करना चाहता हूँ जुबैर साहब की बात पे, कि ये जुबैर साहब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो पार्टियां अलग-अलग हैं उनके। मैं समझता हूँ ये इनका पैटर्न है, गुड कॉप बैड कॉप। ये आखिर में जो उनका वो मिन्नतों वाला बयानिया वही जीता है जो शहबाज शरीफ के जरिए वो कराते हैं, और अपना वो सिर्फ ये होता है कि ठीक है एक बंदा आंखें निकालेगा, ये इसको लॉरी स्टाइल कहते हैं ना कि एक बंदा आंखें निकालता है दूसरा मिन्नतें करता है। सही हो गया। तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये वो टिपिकल तरीका वारदात है शरीफ फैमिली का, बड़ा पुराना है, ये आज कोई नया भी नहीं है। ठीक कोई हो दो गया। पार्टियां नहीं है, नवाज शरीफ साहब सारी बातों में जो है वो इसमें मुलव्वस हैं, उन्हीं के अप्रूवल से ये सारा कुछ होता है। और वो उन्होंने बनफ से अपनी मरियम नवाज शरीफ को सीएम बनाने के लिए अपना नजरिए की कुर्बानी दी है, और वो अपने नारे की कुर्बानी दी है, और अब वो भुगत रहे हैं पोलिटिकली कि उनको जिसको वो सही बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैसाखियां जो है वो भी नीचे से फिर जो बैसाखियां जिन्होंने दी हुई हैं वो कहते हैं हम छीन लेंगे, तो वो फिर उनसे बात भी नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ का मतमा नजर हमेशा रहा है, लेकिन सारी जो मामला इस वक्त है उसमें नवाज शरीफ पेश थे। बिल्कुल और ठीक हो उन्होंने ही गया। सारा सर इस पे काम मैं किया। जुबैर साहब के रिमार्क्स लूंगी, लेकिन पहले मैं जाऊंगी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ। सर बहुत शुक्रिया। सर ये मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम, एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात होती है, फिर एक तरफ कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुल्क तो बहुत ही बुरी जगह पे इस वक्त आके फंसा हुआ है, और मुल्क जमूद का शिकार है। मुल्क आगे नहीं जा रहा, दुनिया आगे जा रही है, और हम वहीं खड़े हैं तो जो पीछे चल रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे कोई भी सियासी लीडर है वो अवाम की बात तो नहीं करता, कोई भी सियासी लीडर है वो गुर्बत की बात नहीं करता, मईशत की बात नहीं करता। वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई हो रही है इस वक्त, और ये कुर्सी की लड़ाई जो है ये 2014 से हम देख रहे हैं, पहले खान साहब के धरने से, कि मुस्लिम लीग और पीटीआई जो है वो कभी कोई मफाहमत की सियासत करता है, कभी कोई मजम्मत की सियासत करता है, एक दूसरे को फौज का अलायका कहते हैं। लेकिन ये बात हमने देख ली है कि जब वक्त होता है तो
सर आप दोनों जो तैयार बात होते करें, हैं। आप मैशत की बात करें, लेकिन हम तो देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह कहाँ पहुंच गया है, दूध की नहरें बह रही हैं मुल्क में जी, बहुत इस वक्त जो है मौजा ही मौजा हो रही हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। बिजली के बिल वही है, महंगाई वही है, गुर्बत वही है, सब कुछ वही महंगा का महंगा है, लेकिन सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन एक स्टॉक ऊपर चला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है और अच्छी बात है। लेकिन और जो 1.5 लाख लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उनके लिए बड़ा फायदा हो गया है कि कंपनियों की मालियत बढ़ गई है। यही है ना, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ना का मतलब ये है कि कंपनियों की मालियत बढ़ गई है। तो सर मगर उसमें इसके मिडिल अलावा क्लास का क्या होगा? देखिए, मिडिल क्लास पाकिस्तान में जो है वो इस खित्ते की सबसे ज्यादा बिजली का बिल देती है। मिडिल क्लास पाकिस्तान की इस खित्ते का सबसे ज्यादा गैस का बिल देती है। मिडिल क्लास पाकिस्तान में न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स देती है। सैलरी टैक्स क्या है आपके 38.5%, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% और कंपनियों के ऊपर 60%। इसकी वजह से सरमाएकारी नहीं आ रही, इसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आपकी तो गुर्बत भी साथ साथ बढ़ रही है। 10 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ लोगों में से आज खतरा गुर्बत के नीचे हैं। ठीक ये है वर्ल्ड बैंक का नंबर है। जुबैर साहब, कोई आप पार्टी क्या जो है- कहेंगे इस पे कि ये जो इक़्तिदार की सियासत हो रही है, बस ये पाकिस्तान में क्या कुर्सी की जंग ही रहेगी? आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग जिससे मैं वाबस्ता रहा हूँ, तो उधर तो लार्जली मतलब होते थे ऐसे, हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में ऐसी नहीं होती जो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ना करे, ऐसे फैसले करे जो कि सही प्रिंसिपल के बेसिस पर ना हो। तो छोटे मोटे होते थे जब मैं भी मुंसलिक था पार्टी के साथ। बट अगर आप बिल्कुल ही मोरालिटी लीगैलिटी सब कुछ ख़त्म कर देंगे और आप कहेंगे चाहे लोग जो मर्जी कहें, अभी जैसे मिफ्ता ने कहा कि आप अगर आप सेक्शन 144 उस रफ्तार से और उस फ्रिक्वेंसी से लगाएंगे जो अयूब खान के दौर में या ज़ियाउल हक के दौर में लगता था या ब्रिटिशर्स के दौर में लगता था, और तो हमने तो सोचा था कि जिस तरह 2008 में जब एक रिवाइवल हुआ था डेमोक्रेसी का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, PMLN पंजाब में आई थी, जुडिशरी आज़ाद नज़र आने लगी थी, मीडिया आज़ाद नज़र आने लगा था। सो एक पाकिस्तान, और फिर ट्रांजिशन हुई फर्स्ट टाइम 2013 में एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम समझे थे पाकिस्तान आगे जा रहा है उस हवाले से। तो अब तो बिल्कुल ही रूलिंग अलायंस ने, अभी आप वो एग्जांपल देख लेना जो कि ये मदरसे के हवाले से जो बिल है, अब कितना बड़ा एक तरह से आप मौलाना फजल रहमान वाज अ की पर्सन, और हम सब ने देखा कि जब वो 26 अमेंडमेंट से पहले सारी एक्टिविटी जो थी वो उनके घर हो रही थी, उनकी सपोर्ट के लिए बार बार आ जा रहे थे। और अब पता चला कि जी जो बिल पास किया था, जो जिसमें मौलाना के जो आर्टिकल्स थे जिसको शामिल किया गया था, अब उससे बैकआउट हो गए। तो मतलब ये कहना दुरुस्त है कि मौलाना का शिकवा दुरुस्त है कि हमारे साथ धोखा हुआ है? एब्सोल्युटली, मतलब देखे ना, मैं उस बिल पर तो नहीं कमेंट कर रहा कि जी वो कितना वो फैटफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बैठता है या नहीं बैठता है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने 26 अमेंडमेंट करने के लिए हर तरह से मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया, कन्विंस किया, पास कर दिया, और फिर उसके बाद आप बैकआउट करके। फैसल सर, आपकी तरफ आऊंगी। एक तो एक अच्छी बात है कि देखें सेक्शन 144 लग जाता है, पीका एक्ट में सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो FIR हो जाती हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है, इस मुल्क में लॉ आ गया। नहीं, इनफैक्ट ये सुजैन बात नहीं है, ये एक फियर फैक्टर है जिसके ऊपर ये हुकूमत चल रही है। अब देखिए ना, मिस्टर भाई की बात ये है कि जी लोग लाखों सो नहीं रहे और वो जो कत्ल उनके बारे में बात क्यों की जा रही है, तो सब जब रहते लोगों के ऊपर तो फिर बात तो उन्हीं की होगी। ये मैशत जो है ये सियासत से आगे नहीं होती, सियासत ड्राइव करती है लॉ को, सियासत ड्राइव करती है मैशत को, सियासत ड्राइव करती है लॉ एंड ऑर्डर को। अब जो 144 जो है ये इसकी हिस्ट्री भी आप पता, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसमें जो है ये लगाई गई थी। इसलिए लगाई गई थी कि वो तब एक जो आपके जो नेटिव लोग हैं वो अपने एहतजाज के लिए ना निकले। ये ब्लैक लॉज है उस जमाने के जो अभी भी चले आ रहे हैं। तो इस सारी चीज को जिस तरह से ये हुकूमत एक फेयर फैक्टर के ऊपर काम करे, वो उसको रिड्यूस नहीं होने देते,
क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बेनिफिशरी है इस क्योस की, इस फेयर की जो फैक्टर है इसकी वो बेनिफिशरी है, और वो चाहते हैं कि ये जो मामला है वो उसी तरह से चलता रहे जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं। बिकॉज अगर वो फियर फैक्टर लूज हो गया या क्योस में कमी आ गई तो फिर ये हुकूमत में नहीं रह सकेंगे। तो ये वो एक ऐसा सिलसिला है जिसको ये इंटेंशनली जो है ये बाय डिजाइन इस तरह से किया जाता है। अब इनका 144 में एक जलसा जो है या जिरगा जो है जो पॉलिटिकल नहीं था, मुफ्ता भाई को पता लगा, तो आप पीटीआई का हिसाब लगाए ना, 2.5 सालों में तो हम तो 144 और रात को हमारे 81 बंदे जो है 85 बंदे डिस्चार्ज हुए जज के हुक्म के बावजूद, उन्होंने रात को उठा के वहीं से जज के अंदर से एग्जैक्टली और कोई चीफ जस्टिस को ये इखलाकी जरूरत नहीं है कि मैं इस्तीफा दूं कि मेरी जुरिस्डिक्शन में ये हो रहा है। सब अपनी अपनी तनख्वाहों पर लगे हुए हैं कि किस तरह से इजाफा करना है, किस तरह से अपने मामला को ऊपर करना है। कोई इदारे की कोई जो है अगर अदालत खत्म हो जाती है किसी मुल्क में तो इंसाफ खत्म हो जाता है, तो फिर ना जमहूरियत रहती है ना कोई और चीज रहती है। आपका मीडिया क्रैश हो गया, जमहूरियत क्रैश होगी, जुडिशरी क्रैश होगी, सारे अपना उसमें सब चीज क्रैश हो गई है। इसमें जो एक मामला इन्होंने स्टार्ट किया है, तो सारी जो सिलसिला है ये इसको देखने की बात है कि ये किस तरह से लगेगा या मतलब किस तरह से ये होगा। तो ये तो समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामलात सिर्फ एक लग रहा है ऐसा रहा है कि जो फॉर्म 47 के जरिए एक इम्पोज की गई है मिनॉरिटी की हुकूमत और उसके पीछे कुछ ताकतवर लोगों के मुफादात हैं बिल्कुल कि वो उसको जो है आगे कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और सियासी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओहदा दिया है अभी रिचर्ड एलन साहब को, वो तो खान साहब की फेवर में ट्वीट्स करते रहे हैं। 26 नवंबर को भी उन्होंने कहा रिलीज इमरान खान, इस पे क्या कहेंगे आप? ये पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर है? देखिए, पीटीआई का तो मौकफ ये है ना कि इमरान खान साहब को अमेरिका ने हटाया। इससे पहले कि जब इनका मौकफ पहले ये था, अब तो खैर सऊदी अरब की बात आ रही है। तो अगर पीटीआई में इमरान खान साहब की रिहाई अमेरिका कराते हैं तो ये तो एकदम गुलामी के मुतरादिफ हो गया ना। ठीक है। तो वो तो पीटीआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो गुलाम नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। तो वो अमेरिका के बलबूते पे तो रिहाई नहीं करवाएंगे। लेकिन मैं फैसल साहब की ये बात पे एग्री करता हूँ कि इस हुकूमत ने हर मुखालिफ को सबवर्सिव कहा है। अगर बलूचिस्तान में कोई मुखालिफ हैं या वहाँ पे बलोच राइट्स की मूवमेंट हो रही है तो उनको भी हमने सबवर्सिव कहा है। केपी के अंदर अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको भी कहा है, और पीटीआई तो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, उनको भी सबवर्सिव कहा है। अब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है कि अगर आप एक इंसान को बार बार सबवर्सिव कहते हैं तो बोलता है कि ठीक है यार, फिर मैं यही बन जाता हूँ। और ये बात देखें मानने की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस मुस्लिम लीग या पीडीएम की हुकूमत के साथ नहीं है। ठीक है। और इसलिए एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सीरिया या इजिप्ट या इस तरह की नहीं है मुल्क जिधर अवाम जो है वो 20-20, 30-30 साल तक डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर लें। पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है वो उनको मीडिया की भी आज़ादी चाहिए होती है, उनको अपनी हक राय देने का भी हक चाहिए होता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बात दुरुस्त है फैसल साहब की, और ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि मईशत जो है इससे जुड़ी हुई है और ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। लिहाजा ये बात भी मैं मानता हूँ, फैसल साहब शायद ना माने, कि पीटीआई की भी आदत हो गई है धरने करने की और लड़ाई करने की, और उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो फौज से लड़के नहीं जीत सकते। उनको सियासी मैदान में अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ये धरने और मारामारी की सियासत ना करें, पीसफुल रहें। ये बात दुरुस्त है इनकी कि इनके साथ बड़ा पंजाब में खास तौर पर जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है सियासी पार्टियों का जद्दोजहद करने का। ये उस तरीक़ेकार को अपनाएं तो मेरे ख्याल से खुश उसलूबी से शायद बेहतरी हो जाए। और हुकूमत के लिए मैं खुद गुजारिश करता हूँ कि ये जो गोके ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और मुल्क को एकदम मुल्क की आवाम की परवाह नहीं कर रहे, लेकिन मेरी तो गुजारिश यही है कि जब तक ये लोग आपस में बैठ के मामला तय नहीं करेंगे ये सियासी जमूत खत्म नहीं होगा। ठीक है जुबैर सर, आपसे सेम क्वेश्चन करूंगी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई तैनाती की है, ओहदा दिया है, क्या इससे किसी की कुर्सी आपको जाती दिखाई दे रही है?
नहीं, कुर्सी तो नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। इतना आसान तो नहीं होता, इतना सिंपल कि जी वहाँ से एक उन्होंने ट्वीट किया तो यहाँ सबके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि विदाउट गोइंग इनटू द पास्ट, बिल्कुल मिफ्ता सही कह रहे थे कि पीटीआई ने ये कहा था कि जी ये अमेरिका ने निकाला है और डोनाल्ड डू उसके पीछे सबसे फ्रंटमैन थे और उसके पीछे उस वक़्त की हुकूमत थी जो बाइडन ही थे मेरा ख्याल है जी। तो वो अब उससे ज़ाहिर है काफ़ी राय मुख्तलिफ हो चुकी है। लेकिन हैविंग सेड दैट व्हाटएवर पीटीआई स्टांस हैड बीन इन द पास्ट, बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल है पीटीआई वुड लव टू हैव द अमेरिकन प्रेशर ऑन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जिस हद तक भी हो सकेगा। अगर वो हेल्प करता है कि पीटीआई के कॉज को बोथ इन टर्म्स ऑफ इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से या इलेक्शन के में इंसाफ के हवाले से, पीटीआई वुड लव टू टेक इट। एंड पीटीआई इंतज़ार करेगा कि जी अब तो ख़ुद जनवरी 20 को जब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत संभाल लेंगे तो अमेरिकन प्रेशर आए पाकिस्तानी हुकूमत पर। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो चाहेंगे ये होते हुए। मैं ये भी समझता हूँ साथ में, मैंने तो नहीं कहा था और मैं बिलीव भी करता हूँ कि जी अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। जो रजीम चेंज जो हुआ था अप्रैल 2022 में, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक लेजिटिमेट तरीका था, उसमें ज़रूर जाहिर है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सर अगर अमेरिका का प्रेशर आए तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर सकती है? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। किस हद तक प्रेशर आता है वो भी डिपेंड करता है, बट अमेरिका के सामने खड़ा होना इतना आसान काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ गिव इन करना पड़ेगा। और देखें पाकिस्तान में ये तो हम सब चाहते हैं कि इस वक्त हम तीनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में असूल की सियासत नहीं हो रही। हम तीनों एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जो असेंबली है वो लोगों के मैंडेट से नहीं आई हुई। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीका है। हम तीनों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26 अमेंडमेंट के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कहीं से इंसाफ मिलने के। इलेक्शन कमीशन नहीं है, पार्लियामेंट कुछ नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं दे सकती, इस्लामाबाद के 6 जजेस शोर में जाते रहे, कुछ नहीं हो सका। तो अब अगर मेरे नज़दीक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में अगर मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत वापस आए, जो कि मैं चाहता हूँ चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, तो मेरा ख्याल है उसमें अगर हुकूमत को कहीं से भी प्रेशर आता है मेरे लिए तो खैर वो एक्सेप्टेबल होगा। तो सर ये कहना दुरुस्त होगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है? बिल्कुल जीरो जमहूरियत है। फैसल सर बताइएगा कि आपको मौजूदा हुकूमत में कोई इन हाउस तब्दीली नजर आ रही है? हाँ, इन हाउस में लगे हुए जरदारी साहब साजिश करने शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो वो आएंगे नहीं। मिफ्ता भाई ने एक कहा कि पीटीआई का जो है वो तर्ज सियासत के ऊपर ये एतराज़ हो सकता है सियासी तौर पे, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई को जो मुश्किलात हैं उनको शायद मद्देनज़र नहीं रखा जाता जब हम कमेंट करते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले हमारा निशान छीन लिया गया। इलेक्शन की रात को काजी फायजी सर और चीफ इलेक्शन कमीशन ने साजिश के तहत जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो सर फिर ये हम सिविल नाफरमानी को खत्म समझें? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, अलाउ मी कि मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद ये देखिए कि फॉर्म 47 आया। फॉर्म 47 के बाद पहली दफ़ा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने तो ट्रिब्यूनल्स को फारिग कर दिया गया उन उम्मीदवारों की को बचाने के लिए। तो ये एक और उसके बाद हमारे एमएनए एमपीएस को उठाया गया, मारा गया, उनके बच्चों को, घरों को, उनकी तौहीन की गई, घर सारे तबाह कर दिए गए। ठीक है, जिस तरह से खवातीन हमारी जो कारकुनान हैं उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उसको इसलिए कहता हूँ कि वो पोलिटिकली मोटिवेटेड एक केस हो गया। यानी आपने उन लोगों को जो इसके खिलाफ आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनको फयाज चौहान है, मुराद रास है, अंदलीब अब्बास है, फ़र्क हैं और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पार्टी पीटीआई छोड़ी, वो बरेल ज़िम्मा हो गए
और जो पार्टी में रहे वो सारे जो है इस वक्त 40-40 मुकदमे भुगत रहे और मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, आपको पता है कि ये दो चीज़ें हुकूमत की अथॉरिटी होती हैं, एडजुडिकेशन अदालत ने करनी होती है। अब तक 1.5 साल के बाद लाहौर में एक केस का चलान आया है और एक केस का चलान पिंडी में आया है, और उसमें जो सबूत हैं वो ये है कि जो पुलिस वाला सिपाही था वो भेस बदल के ज़ुबान पाक में इमरान खान की मेज़ के नीचे छुपा हुआ सारी बातें सुना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कदर मज़हका खेज अगर आप तरीके से केस चलाएंगे तो उससे क्या आउटकम होगा। तो हमारे पास आपका मीडिया गैग है, आप इमरान खान की ना तस्वीर चला सकते हैं, नाम आप जैसी कोई हिम्मत वाली एंकर है वो ले लेते हैं, उसके बाद ना तस्वीर चला सकते हैं ना स्टेटमेंट्स उनकी, खासकर अक्टूबर के बाद उनका जो प्रेस इंटरेक्शन है जर्नलिस्ट के साथ जेल के अंदर वो भी सेंसर हो जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने VPN पे भी क्रैक डाउन कर दिया, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है एहतजाज के अलावा? कोई डिसेंट मुल्कों में तो ये होता है फिर एहतजाज करने आते हैं। तो देखें ना ये चीजें और 1 लाख छापा मारा है, ये जो लास्ट 26 नवंबर का जो 24 से 26 नवंबर 1 लाख छापा पंजाब और इस्लामाबाद में ऑफिशियल फिगर है, मतलब असल में तो कितना होगा। इसके बाद ये हमने 139 मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट दी है, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें से काफी बरामद होना शुरू हो गए, वरना पहले उनका पता ही नहीं था कि कौन किधर है, और सबको जो है वो अपना वो कोई ना कोई कई जगह पेश हो गए, चलो अच्छा उनका पता तो लग गया। और शायद खान अब्बासी साहब ने ये कंफर्म किया, उनके इलाके का एक लड़का जो है वो उसकी अपना शॉट हुआ, वो उनके वालिद साहब के बकौल के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनजर रख के हम बात करते हैं ना कि एक पार्टी को आपने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इमरान खान को 1.5 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, जो जानकर 100 मुकदमा जेल के अंदर उनके ऊपर बना दिया गया, उनकी बेगम को 10 महीने अंदर रखा गया, बहनों को कहा गया कि बारूद उठा के तो पार्लियामेंट जलाने जा रही थी, और सबको पता है, सबने फुटेज देखी कि वो दोनों अकेली बेचारी खड़ी थी उनको लेके। तो इस किस्म की जो है आप कहते हैं कि फस्तायत कहेंगे तो फस्ताई हो जाएंगे, भाई फस्तायत हो रही है तो उसको कह रहे हैं ना। अगर वहां पे नहीं होंगी कोई चीजें तो कोई भी नहीं बात करेगा। आप मीडिया भी बात ना करे, सोशल मीडिया भी बात ना करे, सियासी जमातों को वैसे आप डंडा डोली कर दें, तो मतलब इस तरह से फिर किस तरह से काम चलेगा। ये जमहूरियत की तो एक शायबा भी नहीं है, मतलब इस हद तक ये कैलस हो चुके हैं, इस हद तक ये पत्थर दिल हो चुके हैं कि इनमें इंसानी जो बुनियादी एक बतौर इंसान किसी पार्टी से बालातर होके कौन आदमी जो है किसी को कंटेनर पर धक्का देगा या उसको जस्टिफाई किया, उसको भी जस्टिफाई करते हैं, इतने नौकरी पसंद हो गए। सही हो गया। मिफ्ता सर आपकी तरफ आऊंगी। आप देखें फैसल साहब ने इतने गिले बता दिए और आपने कहा कि जी इनको तो आदत हो गई है, तो इनके ऊपर तो इतना जुल्म हो रहा है, तो जब इतना जुल्म होगा तो जिस पे जुल्म होगा वो आवाज तो उठाएगा। मैं बिल्कुल फैसल की कोई बात से वो नहीं हूं कि इनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई बहस नहीं है। पंजाब में जो छापे पड़े हैं, बहनों से, बीवियों से बदतमीजी हुई है, या मतलब ये सारी बातें मैं समझता हूँ, मैं इसमें कोई इनहराफ इसका किसी का नहीं है। ठीक, मेरी गुजारिश ये थी कि खान साहब तो ऑलरेडी जेल में हैं और वो पीटीआई के लीडरान को और पीटीआई के वर्करान को रिस्क में डाल रहे हैं, हार्म वे में डाल रहे हैं अपनी मंशा के लिए। ये मेरी गुजारिश थी कि जब पार्टी के लीडरान भी रेडी नहीं होते, जब इनको पता है कि पंजाब में इतना बुरा हाल है, जब आपको पता है कि ये सब चीजें होंगी, देखें ना बेगम साहिबा और अली अमीन गंडापुर तो लैंड क्रूजरों में बैठ के निकल गए, ठीक है। गोली तो अब ये जिसकी बात करी थी इन्होंने, वो अनीस शहजाद नाम था उस बच्चे का, 20 पीटीआई के धरने में, ठीक है। ये अवाम पाकिस्तान के लीडर था शाहिद अब्बासी जो उसके घर पे गया है, इनमें से कौन गया ये भी पूछ लीजिएगा। सही हो गया। मेरी मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको ये पता है कि जब ये सब चीजें होनी है तो आप इन लोगों को इतना क्यों अपने लीडरान को भी हार्म्स वे में डाल रहे हैं। देखिए खान साहब को तो जेल में रखा गया है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बदतमीजी इनके साथ नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन इनके सेकंड थर्ड लाइन के लीडरान के साथ तो होती है। आप उनके लिए भी मुश्किल कर रहे हैं, और कोई ऐसी, और सच्ची बात यह कि 1.5 साल से आप एक स्ट्रैटेजी कर रखे हैं, कभी सिविल डिसोबीडियंस, कभी धरने। ये 2014 में जब खान साहब के पुष्ट बनाई होती थी और इनके पुष्ट पे मिफ्ता सर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इस सारे मसले का हल क्या होगा?
इस मसले का बीवी एक ही हल है मेरी बहन, और वो हल है कि बैठ के ये आपस में बात करें। ये आज करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे तो 6 महीने का नुकसान होगा। सर ये लोग तो कल तक तैयार थे बात करने के लिए, हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात का रिस्पॉन्स अच्छी बात है। मैं देखें, मुझे हुकूमत की इस स्टांस पे बड़ा ताज्जुब है और बुरा भी लगा कि एक मरतबा आप पहले 1-1.5 साल से पीटीआई से कह रहे थे कि हमसे बात करो, अब पीटीआई तैयार हुई है आपसे बात करने, तो आप मुंह बना के बैठे। सच्ची बात है कि चलो ये बड़ी अच्छा ये अच्छा कदम पीटीआई ने उठाया है कि कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत को भी बात करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई एक आध हफ्ता ये स्टैंड से हटती नहीं है और कहती है कि हमको बात करना है, तो एक आध हफ्ते में गवर्नमेंट भी प्रेशर फील करेगी और ये बात शुरू हो जाएगी। इसका एक ही हल है। इसका देखें, जब आप ये फैसले सड़कों पे करेंगे तो खून बहाया जाएगा और फैसले भी सही नहीं होंगे। ये बात भी दुरुस्त है फैसल की और जुबैर साहब की कि अदालतों से फैसले खत्म करवा दिए, ऐवानों में फैसलों की गुंजाइश खत्म कर दी, बैलेट बॉक्स में तो ऑब्वियसली जो अवाम ने फैसला दिया था उसके। जुबैर साहब, क्या आपको मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर होते हुए नजर आ रहे। तो आपको किसकी गलती लग रही है? देखिए ना, द स्टेक्स आर टू हाई। पहली चीज तो ये है कि मैं तो मेरे नजदीक जो मिफ्ता कह रहा है, मैं तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली इस तरह से कहता हूँ, द प्रोसेस ऑफ डायलॉग मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू। क्योंकि अगर आप डायलॉग का प्रोसेस ही बंद कर देंगे तो रेजोल्यूशन किस चीज़ का, छोटे छोटे इश्यूज भी होते हैं, बड़े बड़े इश्यूज भी होते हैं। सो दैट इज़ वाई प्रोसेस जो है डायलॉग का, तो वो हमेशा जारी रहना चाहिए। मैं तो उस हद तक कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का भी डायलॉग हमेशा जारी रहना चाहिए। तो विद इन पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठें, मिलें और रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है ना उस बातचीत का, जिससे हम सब उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे पाकिस्तान की सियासी माहौल ठीक हो जाएगा और दोनों पार्टीज खुशी खुशी बाहर आएंगी और कि जी मसला हल हो गया। देखें, व्हाट इज़ एट स्टेक फॉर द पार्टी इन पावर, उनके लिए ये है कि सबसे पहले पीटीआई की डिमांड्स क्या होंगी। पीटीआई की डिमांड्स होंगी इमरान खान और पॉलिटिकल लीडरशिप को रिलीज़ करने के हवाले से। दूसरी उनकी डिमांड होगी लार्जली जो है ये 26 अमेंडमेंट के हवाले से। तीसरी उनकी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट हो कि जी फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें इंसाफ कैसे मिलेगा, ये कैसे फैसला होगा कि जो असेंबली में लोग बैठे हुए वो सही बैठे हुए या नहीं बैठे हुए। ट्राइब्यूनल्स का हाल आपने सुन लिया फैसल से। सो क्या हुकूमत इसमें से किसी एक पर भी कंसीड करेगी? नहीं करेगी। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। क्योंकि हुकूमत का कंसीड करने का मतलब यह है कि उनका अपना तख्ता हो जाएगा। क्या वो अपना तख्ता करवाने के लिए तैयार है? क्या ये फैसल सर, यही सवाल आपसे करती हूँ कि क्या हुकूमत अपने पास से इक़्तिदार जाते हुए आप लोगों को अलाउ करेगी? नहीं, देखिए हुकूमत के लिए तो मुश्किल है ना जी। ठीक है, हेलो जी 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 जी। हुकूमत के लिए ये मुश्किल है। हुकूमत की एक तो उनकी एम्पावरमेंट नहीं है। नज़र ये आता है कि हुकूमत के पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है, और ये बात आपको 2-3 मिसालों से नज़र आती है कि एक तो जिस दिन जेल में 7 बजे दरवाज़ा खुला तो हुकूमत को नहीं पता था, और पंजाब हुकूमत ने बाद में अमला भी बदल दिया, और लेकिन फिर भी जब दरवाज़ा खुलता है तो नहीं पता चलता। उसके बाद ये जो ऑफ द रिकॉर्ड सारे वज़रा में मैसेज भेजते रहते हैं कि नून लीग वाले जो बंदे मिलते हैं वो कहते हैं जी कि हमसे तो पूछा भी नहीं किसी ने, और वो सारा मलबा जो है बड़े तरीके से वो अब उन्होंने कहा जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें गाइड किया, और मतलब आर्मी के और अवाम के दरमियान में जो गल्फ है ना, जो खलीज पैदा की जा रही है, ये भी सोचा समझा मंसूबा है, और विदाउट थिंकिंग ये कितना खतरनाक बात है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल, आपके वक्त का, मोहम्मद जुबैर साहिब आपके वक्त का, और फैसल साहिब आपके वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे पोलियो के बढ़ते हुए केसेस की। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर से ख़त्म हो जाने वाला ख़तरा आज भी हमारे बच्चों के सरों पर मंडरा रहा है, और पाकिस्तान का हर बच्चा, यकीन जानिए हर बच्चा ख़तरे से दो चार है। नाजरीन, पाकिस्तान में पोलियो के रिपोर्टेड केसेस की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। साल 2021 में मुल्क भर से पोलियो का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था। 2022 में 20 और 2023 में 6 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन 2024 में पोलियो के केसेस में हैरानकुन हद तक इजाफा देखने में आया है। रवां बरस जून तक मुल्क भर में पोलियो के सिर्फ 8 केसेस थे, जो कि अब यानी दिसंबर तक
63 हो चुके हैं और यूं पाकिस्तान के पोलियो के हवाले से अफगानिस्तान और गजा की सफ में खड़ा नजर आ रहा है। पोलियो के खात्मे के लिए जारी आलमी वैक्सीनेशन मुहिम की बदौलत पोलियो के केसेस में 1988 से लेके अब तक दुनिया भर में 99% कमी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में यह खतरा अभी भी मौजूद है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एक अरसे से वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस अमल की राह में कई रुकावटें हायल हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में आज भी बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने का रुझान बरकरार है। इसके साथ साथ पोलियो वर्कर्स पर भी आए रोज हमले रिपोर्ट होते नजर आते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से फेक एंट्रीज भी बढ़ती हुए केसेस की एक वजह है। नतीजतन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां पोलियो अब भी एक वबाई मर्ज है। सियासी खींचातानी में मसरूफ सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदों को कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए इस हवाले से ठोस इक़दाम लेने चाहिए, लेकिन पोलियो को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पोलियो के खात्मे की राह में हायल रुकावटों को दूर करना होगा। कौम के हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीनेशन को पहुंचाना होगा। वजारत सेहत के मुताबिक रवा बरस रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस में 60% बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन की कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से बच्चों में इस मर्ज की शिद्दत दिखाई दे रही है। बच्चों को इस मर्ज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए साजगार माहौल बनाना वक्त की अहम जरूरत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।